चलिए अब नहीं बनाए तो मिल के बनाते क्या। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन धातु वायु में ऑक्साइड परत निर्माण कर संक्षारण से बची रहती है। संक्षारण समझते हैं ना, संक्षारण जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे का संक्षारण। संक्षारण हमारे जो वायुमंडल है उसमें ढेर तरह की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हल्का सा उसमें नमी भी है और कई प्रदूषित गैस भी अब वायुमंडल में मौजूद है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस एवं नमी से जब धातु अभिक्रिया करके अपने सतह को मलिन बना लेती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस एवं नमी से जब धातु अभिक्रिया करके अपने सतह को मलिन बना लेती है यानी खराब बना लेती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण। और धातुओं में संक्षारण की प्रक्रिया हानि भी करता है और लाभ भी पहुंचाता है। धातुओं में होने वाला संक्षारण केवल हानि नहीं पहुंचाते बल्कि इसके कई लाभ भी। जैसे लोहा में संक्षारण होता है वो एक बहुत बड़ी हानि पैदा करता है कि लोहे के सतह धीरे धीरे खराब हो जाते, लेकिन वही एल्युमिनियम का संक्षारण लाभदायक होता है। लोहा में संक्षारण होता है तो ऊपरी परत संक्षारित होते रहती है और झरझर के गिरते रहती है और अंततः पूरा लोहा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन वही एल्युमिनियम पर जब संक्षारण होता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड का क्या बन जाता है? लेप बन जाता है। ऑक्साइड का क्या बन जाता है? लेप बन जाता है और फिर ऑक्साइड ऊपरी परत से चिपक जाते हैं और भीतरी परत का वायुमंडल से संपर्क टूट जाता है और एल्युमिनियम का भीतरी परत सालों साल पूरी तरह से क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। अब वही लोहा पर जब संक्षारण होगा तो ऊपरी परत संचारित होगा, झड़ के गिर जाएगा, फिर निचला परत संचारण होगा, झड़ के गिर जाएगा, पूरा लोहा ही जल जाएगा। तो धातुओं में होने वाला संचारण लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। लोहे का संचारण हानिकारक है जबकि एल्युमिनियम का संचारण लाभदायक है। तो कुछ धातु ऐसे हैं जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। वो ऑक्साइड धातु के ऊपर एक लेयर बना देता है और लेयर बनाकर धातु पर चिपक जाता है, जिससे धातु का वायुमंडल से संपर्क ही टूट जाता है। फलस्वरूप भीतरी परत कभी संचारित नहीं होते हैं, सालों साल सुरक्षित रहते हैं। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु वायु में ऑक्साइड परत निर्माण कर संचारण से बची रहती है? तो एल्युमिनियम के बारे में आप जानते थे ना, ये तीनों होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम मार के बैठे होंगे बहुत लोग, हाँ, इसीलिए तो इसको एक नंबर में डाले। दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर भी ऑक्साइड का परत बनता है और फिर उसका भीतरी परत संचारण से बची रह जाती है। वही हाल किसका है? जिंक भी अपने ऑक्साइड परत से सुरक्षित हो जाती है, मैग्नीशियम भी अपने ऑक्साइड परत से सुरक्षित हो जाती है और एल्युमिनियम तो बदनाम है ही कि ऑक्साइड परत से ये सुरक्षित रहता है। एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल किया जाता है बिजली के पोल पर, इसी गुण के कारण सालों साल चलते। एक बार बिजली विभाग तार लगाता है तो 2 पुश्त तक चलते रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है महीने महीने तार बदलना पड़ता। क्लियर हो गया? तो इनमें से सभी मैग्नीशियम भी अपने ऑक्साइड परत बनाकर सुरक्षित हो जाती है, एल्युमिनियम भी और जिंक भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका के तुलना में कम होती है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर वो ऑर्गेनल है जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है अथवा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिससे ऊर्जा पैदा होता है। कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है श्वसन को संपन्न करवाकर एटीपी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता पौधों को कम है, जंतु को ज्यादा। जीवन जीने के लिए जंतुओं को पौधे के तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। पादप को जंतुओं के तुलना में बहुत कम ऊर्जा चाहिए जीवन जीने के लिए।
अब जब पादप को बहुत ऊर्जा चाहिए, पादप को बहुत कम ऊर्जा चाहिए तो उसमें मोटे माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है। जंतु को ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। बात समझे कितना? बी नंबर का रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा के लिए कहते हैं, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जिससे यह प्रोटीन बनाने में सक्षम है। बिल्कुल, डीएनए और राइबोसोम सेल के न्यूक्लियस में रहते हैं। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रिका में रहता है, राइबोसोम थोड़ी कोशिका द्रव्य में रहता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इतना पावरफुल है सेल के भीतर कि उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, इसलिए वो खुद का प्रोटीन बनाने में सक्षम है। सी विषय डी को तो गलत होना ही पड़ेगा, भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेल के भीतर दो ऑर्गेनल है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? प्लास्टिड, जिसको हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनल है जिसमें एक नहीं कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर झिल्ली होती है। कोशिका के भीतर बिना झिल्ली वाला अंगक केवल कौन है? राइबोसोम। कोशिका के भीतर एकमात्र अंगक है जो झिल्ली विहीन है और उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और लवक कोशिका के भीतर का एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डबल लेयर झिल्ली है। और ये दोनों कोशिका अंगक के पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। हालांकि इसके भीतर कौन राइबोसोम रहता है? 70S राइबोसोम रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के भीतर कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, बड़ा राइबोसोम, छोटा राइबोसोम। बड़ा राइबोसोम, छोटा राइबोसोम। तो 70S वाला राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और तो कोशिका के भीतर एकमात्र कोशिका अंगक कौन है जो झिल्ली विहीन है? कोशिका के भीतर वो कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें डबल लेयर झिल्ली है? कोशिका के भीतर वे कौन से अंगक है जिसका खुद का डीएनए है? क्लियर हो गया? तो गलत कौन है? ठीक है, गलत डी है। मानव सीमेन की मात्रा क्या है? दोस्तों, अब जानते हैं कि मेल बॉडी में स्पर्म कोशिका के साथ कई प्रकार के स्रावित पदार्थ मिले होते हैं। कई प्रकार के स्रावित पदार्थ मिले होते हैं। और ये स्रावित पदार्थ कहां से निकलते हैं? मेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कई प्रकार के ग्रंथि है और वो ग्रंथि भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ को स्रावित करते रहते हैं। जनन ग्रंथि से निकला स्रावित पदार्थ जब स्पर्म में मिल जाते हैं और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो शरीर से बाहर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। और मेल बॉडी के सीमेन में 10% ही क्या रहता है? स्पर्म रहता है। बाकी 90% भाग को सीमेन प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन प्लाज्मा कहते हैं। तो जनन कोशिका मानव के मेल बॉडी में स्पर्म कोशिकाओं के साथ साथ जब जनन ग्रंथि से निकला स्रावित पदार्थ मिल जाते हैं तो स्रावित पदार्थ और स्पर्म मिल करके किसका निर्माण करते हैं? सीमेन का निर्माण करते हैं। सीमेन के किसी नमूने में स्पर्म कोशिका की मात्रा कितनी होती है? 10% होती है। शेष भाग को क्या कहते हैं? सीमेन प्लाज्मा कहते हैं। और ये सीमेन जो है प्रतिदिन इस सीमेन का पीएच मान होता है 7.3 से लेकर 7, यानी मानव सीमेन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। मानव सीमेन की प्रकृति कैसी है? क्लियर? क्लियर? प्रकृति में होने वाला रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या रहा है? इस परिवर्तन के दौरान पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों बदल जाते। बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन वो है जिसके दौरान हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, जिसके दौरान हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, जिसके दौरान हुआ है रासायनिक
अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिस परिवर्तन के दौरान केमिकल रिएक्शन हुआ है, और बिना केमिकल रिएक्शन का हुआ परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कांच का टूटकर चकनाचूर होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कांच का टूटने से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों कागज का जलना क्या है? क्योंकि कागज के जलने के क्रम में रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन होकर कागज का कार्बन वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाई ऑक्साइड बना लेता है। तो ऐसा परिवर्तन जिस दौरान रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जिस परिवर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है वो भौतिक परिवर्तन। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए गुण वाले पदार्थ जरूर बनेंगे, यानी रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों वाला पदार्थ अवश्य ही बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता है। रंग रूप आकार प्रकार का बदलना ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होकर बिल्कुल नया पदार्थ बनना ही क्या है? बात समझ गए ना? तो पहला कथन तो क्या है? सही है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बना, नया पदार्थ का भौतिक रासायनिक गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल क्या होगा? भिन्न होगा। इस परिवर्तन के दौरान थर्मोन संरक्षण नियम का पालन नहीं होता। गलत। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया में थर्मोन संरक्षण नियम का पूर्ण पालन होता है। थर्मोन संरक्षण नियम कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल थर्मोन अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के क्या होते हैं? अगर कार्बन ऑक्सीजन टोटल 10 ग्राम है तो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 ग्राम होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल थर्मोन उत्पाद के थर्मोन के बिल्कुल बराबर होता है, इसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। इसे ही क्या कहते हैं? थर्मोन संरक्षण का नियम केमिस्ट्री के पिता लेवाइजियर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लेवाइजियर के द्वारा दिया गया। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। गलत। रासायनिक परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है। और अस्थायी परिवर्तन कौन होता है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो नया पदार्थ बन गया अब उसको पुराने पदार्थ में बदला नहीं जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए गुणों वाला पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में थर्मोन संरक्षण नियम का पालन अवश्य होता है, और थर्मोन संरक्षण नियम का पालन केवल रासायनिक परिवर्तन में नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन में भी होता है। भौतिक परिवर्तन में भी होगा तो रासायनिक थर्मोन संरक्षण नियम का पालन होगा। थर्मोन संरक्षण नियम का पालन होगा। क्लियर हो गया? ये गलत है। सॉरी, ये क्या है? तो सही है केवल एक। जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक उपद्रव मतलब अशुद्धि, आवश्यक उपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए कि अर्धचालक न विद्युत का पूर्ण चालक होता है और न ही कुचालक होता, बीच में होता। अर्धचालक जो विद्युत का पूर्ण रूप से सुचालक भी ना हो और विद्युत का कुचालक भी, यानी जिस पदार्थ से मंद गति से विद्युत का प्रवाह हो सके उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उनमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, और अशुद्धियां मिलाकर दो प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। जब अर्धचालक की चालकता बढ़ानी हो तो उसमें बाहर से कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है ताकि अर्धचालक की विद्युत चालकता में थोड़ी सी वृद्धि हो सके। और जब अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाकर उसकी विद्युत चालकता को बढ़ा दी जाती है तो उस अर्धचालक को कहते हैं बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक कहते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन है, ये शुद्ध अर्धचालक है और इसमें 3 संयोजकता वाला, इसमें 5 संयोजकता वाला था। 5 संयोजकता वाला था, जैसे फास्फोरस, जैसे एंटीमनी, जैसे आर्सेनिक मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा?
तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है और प्राय फास्फोरस या एंटीमनी या आर्सेनिक मिलाया जाता है। 5 संयोजकता वाला तत्व का मतलब यह है कि जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। और एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में या फास्फोरस या एंटीमनी या आर्सेनिक मिलाया जाता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? और अगर पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो इसमें 3 संयोजकता वाला तत्व मिला। ये 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाए, जैसे एल्युमिनियम मिला दिए, बोरन मिला दिए, इंडियम मिला दिए। तो अगर शुद्ध अर्धचालक में एल्युमिनियम, बोरन या इंडियम या 3 संयोजकता वाला तत्व मिला देंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप। 5 संयोजकता वाला मिलाएंगे तो एन टाइप। फिलहाल जर्मेनियम रहेगा या सिलिकॉन रहेगा, बात बराबर है। जर्मेनियम सिलिकॉन तो चर्चित अर्धचालक। जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन देता ना तो भी हमारा आंसर क्या होता? तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में, उपद्रव के रूप में 5 संयोजकता वाला तत्व जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक मिला दी जाती है। और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन, शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला तत्व एल्युमिनियम, बोरन या इंडियम मिला दिया जाता है। एल्युमिनियम, बोरन या मिलाने का उद्देश्य क्या है? मिलाने का उद्देश्य है कि अर्धचालक की विद्युत चालकता में वृद्धि की जा सके। अर्धचालक की विद्युत चालकता में वृद्धि की जा सके। जैसे आपसे पूछ देगा कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर उसके विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाने पर कैसा अर्धचालक बनता है? एन टाइप। शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला तत्व मिलता है तो पी टाइप। क्लियर हो गया? बात समझ गए? निम्नलिखित में असत्य कथन का विचार कीजिए और क्वेश्चन पढ़ लिए। न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है कि नहीं? ये प्रश्न न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। तो यह नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि अगर वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाएगा, अगर वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाएगा तो बी भी वस्तु पर बल लगाएगा। इस बल के जोड़े में जो पहले लगा वो है एक्शन फोर्स, वो क्या है? और बल के जोड़े में जो बाद में लगा वो है रिएक्शन फोर्स। एक्शन यानी क्रिया बल, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल। प्रत्येक क्रिया के बराबर बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर और बराबर मतलब ए अगर 10 न्यूटन का बल लगाया है बी पर तो बी भी ए पर 10 न्यूटन का बल लगाएगा। न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल आरोपित होते हैं। अगर एक वस्तु दूसरे पर बल लगाया है तो दूसरे भी पहले पर बल लगाएगा बस। और इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इस क्रिया प्रतिक्रिया बल की 3 खासियत होती है। ये हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगे होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगे होते हैं। क्या यह संभव है एक्शन रिएक्शन दोनों ए पर हो जाए? क्या यह संभव है एक्शन रिएक्शन दोनों बी पर हो जाए? संभव ही नहीं है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा 2 भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होते हैं। जैसे क्रिया हो रहा है बी पर तो प्रतिक्रिया हो रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होता है। एक ही वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया होना संभव ही। क्रिया प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है। अगर क्रिया बल 10 न्यूटन का है तो प्रतिक्रिया बल भी 10 न्यूटन का होगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। आप देख रहे हैं ना, विपरीत है ना? क्या एक ही दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया लगना संभव है? अब बताइए। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल 2 भिन्न वस्तुओं पर ही लगते हैं। सही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। सही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल का परिमाण मैग्नीट्यूड समान होता है। सभी सही है। कह कौन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है। सबके सब क्या है? सत्य है। सबके सब क्या है? आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन से सीधे संयोग नहीं करेगा? मतलब अभिक्रिया। संयोग मतलब अभिक्रिया, रिएक्शन की बात। कौन ऑक्सीजन से सीधे संयोग या अभिक्रिया नहीं करेगा?
तो जो अभिक्रियाशील नहीं है वो अभिक्रिया नहीं करेगा, सीधी सी बात। अभिक्रिया कौन नहीं करेगा? जो अभिक्रियाशील नहीं है वही ना अभिक्रिया नहीं करेगा। और धातुओं में अभिक्रियाशील कौन नहीं है? कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये वो धातु है जो अभिक्रियाशील है ही नहीं। अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर ये सब धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं है, किसी से अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो यौगिक बना पाएगा, तो इसीलिए मुक्त अवस्था में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दो है, प्लेटिनम भी है और कॉपर भी है, तो हमें उत्तर क्या देना पड़ेगा? क्योंकि कॉपर अभिक्रियाशील नहीं वाले धातु में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। और कॉपर बहुत ज्यादा कोशिश करने पर कॉपर कुछ हद तक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में सक्षम है। कुछ हद तक कॉपर अभिक्रिया करने में ऑक्सीजन से सक्षम है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो जो सब धातु अभिक्रिया नहीं करता है उसमें कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। बहुत ज्यादा देर तक अगर कॉपर को गर्म करते रहेंगे तो कॉपर का कुछ भाग ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, लेकिन चांदी, सोना, प्लेटिनम तो बिल्कुल गर्म होने पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसलिए कॉपर के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा? प्लेटिनम होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन सा मानव ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर को सुरक्षा करता है? तो यह है एडिपोज। इसका हिंदी नाम है वसा ऊतक, और यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। वसा ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। और यह वसा ऊतक त्वचा के ठीक नीचे पाए जाते हैं, त्वचा के ठीक नीचे पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न अंगों के बीच के खाली जगहों में पाए जाते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे आप चर्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्बी। बोलचाल की भाषा में जहां भी चर्बी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वसा ऊतक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और यह ऊतक त्वचा के ठीक नीचे या अंगों के बीच के खाली जगहों में रहते हैं। अंगों के बीच के खाली जगहों में रहते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखिए मास्ट कोशिका, ये भी महत्वपूर्ण है। ये मास्ट कोशिका किस ऊतक में पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। और मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। यह तीन प्रकार के पदार्थ को स्रावित करता है। एक हिस्टामिन, दूसरा सीरोटोनिन और तीसरा हेपेरिन। हेपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन स्रावित करने वाला कोशिका कौन? मास्ट कोशिका, जो किस ऊतक में होता है? संयोजी ऊतक में होता है। और ये बात भी जानिए कि इसमें जो हिस्टामिन है और सीरोटोनिन है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। और हेपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। हेपेरिन कार्बोहाइड्रेट है, जबकि हिस्टामिन, सीरोटोनिन प्रोटीन है। और इन तीनों महत्वपूर्ण पदार्थ कौन से स्रावित होती है? मास्ट कोशिका से स्रावित होती है। मास्ट कोशिका किस ऊतक में पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। मास्ट कोशिका किस ऊतक में पाए जाते हैं? अब आइए, हिस्टामिन का कौन है? रुधिर नली या रुधिर वाहिनी को फैलाना। रुधिर नली या रुधिर वाहिनी को फैलाना। सीरोटोनिन का कौन है? रुधिर वाहिनी में संकुचन लाना। रुधिर वाहिनी में संकुचन लाना। हेपेरिन का कौन तो आप जानते होंगे, शरीर के भीतर रक्त को थक्का जमने से रोकना। शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकना हेपेरिन का काम है। रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? रुधिर वाहिनी में संकुचन लाने का काम यानी हिस्टामिन और सीरोटोनिन का काम ठीक एक दूसरे के विपरीत है। शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकने का काम हेपेरिन करता है। मास्ट कोशिका किस ऊतक में? क्लियर हो गया?
एरियोलर भी संयोजी ऊतक है, एरियोलर भी संयोजी ऊतक है। और एरियोलर संयोजी ऊतक का कौम है, एरियोलर संयोजी ऊतक का कौम है, एरियोलर संयोजी ऊतक का कौम है त्वचा को मांसपेशी से, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना। हमारा त्वचा नीचे के मांसपेशी से जो जुड़ता है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन संयोजी ऊतक करता है? एरियोलर जालवत संयोजी ऊतक। तो इसको यही याद रखिए, कभी कभी पूछेगा जालवत ऊतक। रेटिकुलर टिश्यू कैसा टिश्यू है? संयोजी। रेटिकुलर टिश्यू कैसा टिश्यू है? संयोजी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गया? तो ठंड से बचाने का काम कौन ऊतक करता है? वसा ऊतक। त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन ऊतक करता है? एरियोलर। मास्ट कोशिका किस ऊतक का भाग है? श्वसन अंग, श्वसन अंग एवं आहार नाल में अंतर्ग्रहित, अंतर्ग्रहित मतलब आहार नाल में उपस्थित, एक भारी भरकम हिंदी वर्ड है। श्वसन अंग एवं आहार नाल में अंतर्ग्रहित रोगाणुओं के विरुद्ध सर्वप्रथम सुरक्षा प्रदान करने वाला, रहित रोगाणुओं के विरुद्ध सर्वप्रथम सुरक्षा प्रदान करने वाला एंटीबॉडीज का है। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन जो किसका पर्यायवाची है? एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। आप इसे एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी जी भी पढ़ सकते हैं। तो कहते वो कौन सा एंटीबॉडी? आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लिम्फोसाइट नामक कोशिका जो तरह तरह के एंटीबॉडी को बनाते रहता है। मानव के शरीर में लिम्फोसाइट नामक कोशिका जो तरह तरह के एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखने का काम करता है। तो मानव शरीर में कई प्रकार की एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी जी। तो करे कौन सा एंटीबॉडी श्वसन और आहार नाल में अंतर्ग्रहित रोगाणुओं के विरुद्ध सर्वप्रथम सुरक्षा प्रदान करने वाला है? तो ए, और एक क्वेश्चन एक बारे में पूछा जाता है, लार, आंसू तथा मां के दूध में कौन से एंटीबॉडी की अधिकता होती है? एंटीबॉडी की अधिकता होती है तो वो है इम्यूनोग्लोबिन ए। मुख में बनने वाला लार, आंसू और मां के दूध में कौन से एंटीबॉडी की अधिकता होती है? इम्यूनोग्लोबिन ए की अधिकता होती है। और डी, ये डी ऐसा एंटीबॉडी है जो विषैले पदार्थ से प्रतिक्रिया करता है, विषैले पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करता है, विषैले पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करता है, विषैले पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीबॉडी ई या इम्यूनोग्लोबिन ई किससे बचाता है? एलर्जी से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, एलर्जी से बचाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, गर्भस्थ शिशु को प्रतिरक्षा यानी बीमारियों से बचाने, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन ई। कौन सा एंटीबॉडी गर्भस्थ शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ई। विषैले पदार्थ से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला एंटीबॉडी डी। एलर्जी से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला ई। आहार नाल और श्वसन अंगों के रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाला ए। एलर्जी से बचाने वाला एंटीबॉडी ई। गर्भस्थ शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला ई। विषैले पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करने वाला डी। एनटीपी पर, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन, एनटीपी पर सभी गैस के 1 मोल का आयतन 4 लीटर होता है। कोई भी गैस हो, उस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? 4 लीटर। लेकिन आपको मोल तो पता नहीं, आपको क्या दे दिया है? ग्राम। तो आप ये तो हाइड्रोजन जो ग्राम में दिया और इसको कन्वर्ट करके लाना होगा किस में? मोल में। जब 2 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कितना लीटर होगा। तो मोल में दोस्तों इसको कन्वर्ट कर दीजिए। मोलों की संख्या बराबर या मोल बराबर
ग्राम में थर्मोन बटे आणविक थर्मोन। ग्राम में थर्मोन बटे आणविक थर्मोन। ग्राम में थर्मोन बटे आणविक थर्मोन। तो ग्राम में थर्मोन हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन डायटोमिक है, इसलिए इसका आणविक थर्मोन कितना। और आपको बता दें कि इस सवाल को बनाने में कभी भी परमाणु थर्मोन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो ये सवाल एवोगाड्रो के नियम पर बनते हैं, और एवोगाड्रो अपने नियम में अणुओं की बात की है, परमाणुओं की बात नहीं की। तो मूल में आयतन निकालने के लिए हमेशा आप मोल निकालने के लिए तत्व के आणविक द्रव्यमान का यौगिक के आणविक द्रव्यमान का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु द्रव्यमान का नहीं। और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 mu होता है। तो जब क्या दे दीजिए तो कितना होगा? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के कितने मोल के बराबर है? 1 मोल का आयतन बर्थ समलग 4 लीटर। समझे सवाल को? सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, जिसमें मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला हिस्सा सेरेब्रम में खराबी आ जाती है। और ये किसमें होता है? बच्चों में होता है, जिससे मांसपेशी का विकास रुक जाती है। मांसपेशी का विकास रुक जाती है, और मांसपेशी ऐसा ऊतक है, इसी ऊतक के बदौलत हमारा शरीर गति कर पाता है। मांसपेशी के बदौलत ही हमारा शरीर गति कर पाता है। तो इस सेरेब्रल पाल्सी रोग में मांसपेशियों का विकास ही रुक जाता है, जिससे शरीर गति करने में असफल हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो जाता है। इलाज क्या है? इलाज वही 2 करोड़ का सुई। याद है एक बार न्यूज में बहुत वायरल हो रहा था, जिसको 2 करोड़ का सुइया लगाएगा। सुइया तो नहीं लगा, यूट्यूबर सब कमा के करोड़पति बन गए सुइया का प्रचार करते करते। वही वाला रोग है। बड़े नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा शून्य होने पर उसका संवेग भी शून्य होगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता हाफ mv पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य, तो अगर गतिज ऊर्जा 0 है तो इसका मतलब भी यानी वेग क्या है? क्योंकि वेग 0 के स्थिति में ही गतिज ऊर्जा 0 होगा, अन्य कोई स्थिति संभव है ही नहीं। और अगर वेग 0 है, इसलिए गतिज ऊर्जा 0 है। अगर वेग 0 है तो संवेग भी बराबर क्या होगा? mv। तो संवेग भी क्या हो जाएगा? तो पहला कथन क्या है? सही है। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा शून्य है तो इसका मतलब वस्तु रुका हुआ है, वस्तु में वेग नहीं है। और वस्तु में वेग नहीं है तो संवेग भी क्या होगा? 0 होगा। पहला कथन क्या है? दूसरा कथन, किसी वस्तु का संवेग शून्य होने पर भी उसमें ऊर्जा संचित रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है। संवेग शून्य है तो मतलब वेग शून्य है, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का शून्य हो ही नहीं सकता है। तो किसी वस्तु का संवेग शून्य फिर भी उसमें ऊर्जा संचित रह सकती है। और कौन ऊर्जा संचित रह सकती है? स्थितिज ऊर्जा। छत पर रखा ईंट का संवेग कितना? 0। छत पर रखे ईंट का संवेग, लेकिन उस ईंट में ऊर्जा है कि नहीं है? और कौन ऊर्जा है? बिल्कुल। तो संवेग 0 है फिर भी उसमें ऊर्जा है, और वो कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए दूसरा कदम क्या है? सही है। दोनों कदम क्या है? सही है। क्लियर? नेक्स्ट। बेंगलोर से गया। एक कार बेंगलोर से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा 50 किलोमीटर चलती है और तुरंत मुड़कर वापस बेंगलोर आ जाती है। इस पूरे चक्कर में कार का औसत वेग कितना? औसत वेग की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटे समय। और दोस्तों ये ट्रेन खुली, सॉरी ये कार चली थी बेंगलोर से, आ गई है बेंगलोर। एक वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे वहीं पर गति खत्म कर दे तो डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेग भी 0। ऐसे सवाल में उत्तर दक्षिण मोड़े ना, समझ जाइए कुछ लोचा है। अब क्या जरूरी था इसको दक्षिण उत्तर बताने का? दक्षिण उत्तर बताने का इसलिए जरूरी था ताकि आप उलझे, आप तीर खींचे कि दक्षिण बेंगलोर फिर आ गया। डी नंबर देखिए, भड़काऊ उपचार। ठीक है, बीपीएससी का ई वाला उत्तर है, इसका डी वाला उत्तर। ये सब भड़काऊ ऑप्शन आपको भड़काएगा कि आप सही है कि नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सवाल अलगी के बारे में सही है? अलगी आप जानते हैं ना, अलगी को शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं, परंतु इसकी कुछ जातियां प्रोकैरियोटिक होते हैं। गलत। शैवाल या तो
देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक केवल किस किंगडम में है? मोनेरा किंगडम में। प्रोकैरियोटिक सजीव केवल किस किंगडम में है? जो मोनेरा किंगडम में है वही प्रोकैरियोटिक है। सजीवों के कुल कितने किंगडम है? 5। प्रोकैरियोटिक 5 में केवल एक में है कौन? अब मोनेरा में सवाल नहीं आते, मोनेरा में सवाल नहीं आते। अब कहिएगा एक सवाल आते हैं जैसे नील हरित सवाल, तो नील हरित सवाल वास्तविक सवाल नहीं है। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया को प्रचलित रूप में नील हरित सवाल कहते हैं। नील हरित सवाल वास्तविक सवाल नहीं है जो मोनेरा में है। तो सवाल मोनेरा में है ये नहीं है तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है? असंभव, संभव ही नहीं है, ये गलत कथन है। फिर भी बीसीडी को पार देते हैं। शैवाल वनस्पति जगत का पौधा जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही। हेलोफाइटा समूह का मुख्य पौधा शैवाल है ना जी। शैवाल के अधिकांश जातियां जलीय है, बिल्कुल सही है। शैवाल में जल होता नहीं है तो स्थल पर रहेगा। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को, बात समझ गए तो सही कौन है? ध्यान रखिएगा मोनेरा किंगडम में नील हरित शैवाल है, लेकिन नील हरित शैवाल वास्तविक शैवाल, चूंकि साइनो बैक्टीरिया जो कि एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है और वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, इसलिए नील हरित शैवाल प्रचलित रूप से साइनो बैक्टीरिया को कहा जाता है। नील हरित शैवाल वास्तव में प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। तो इसके आधार पर आप कहिएगा शैवाल प्रोकैरियोटिक होते हैं, गलत। आगे बढ़े। ध्वनि एक तरंग है, बिल्कुल ध्वनि तरंग, तरंग है तो क्योंकि ऊर्जा का ही रूप है तरंग। वेव जानते हैं ना, तरंग क्या ये समझ रहे हैं ना। देखिए तरंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सारा पदार्थ परमाणु से बना है, सारा पदार्थ परमाणु से बना है। और जब पदार्थ पर बाहरी बल लगाते, जैसे ये बोर्ड पर हम ऐसे ठोकेंगे तो बोर्ड का जो परमाणु है वो कंपन करने लगेगा। अब परमाणु कंपन करने लगेगा तो कंपन ऊर्जा उत्पन्न होगी, अर्थात तरंग। तो किसी भी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने का कारण है परमाणुओं में होने वाला गति जो बाहरी बल से उत्पन्न हो रहा है। तो ध्वनि तरंग है और तरंग है, इसीलिए ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग ना है। विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जो निर्वात में गमन करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी गति कर सकता है। ध्वनि निर्वात में गति, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग और यांत्रिक में अनुदैर्घ्य तरंग है 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए? बाह्यतम कक्षा में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बाह्यतम कक्षा मतलब परमाणु की बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अत्यंत अस्थायी होते हैं, बिल्कुल सही। अगर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। किसी से रिएक्ट नहीं करने का मतलब अत्यंत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और ऐसा केवल है किसके साथ? इनर्ट गैस जितने भी है उसी के साथ ये कंडीशन लागू है और किसी के साथ कंडीशन लागू नहीं है। सभी अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कला नहीं होगा, कक्षा होगा सॉरी दोस्तों। सभी इनर्ट गैस के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, हीलियम ऐसा है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। इसमें हीलियम ऐसा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ही नहीं। हीलियम के परमाणु में केवल एक सेल है और वह के हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और एक ही सेल होता है के सेल में नील्स बोर के मॉडल के अनुसार 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। तो हीलियम में एक ही कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ भी ये क्या है, क्योंकि के ऐसा सेल है जिसमें 2 रखने की ही क्षमता है और 2 ये रखा हुआ है, यानी अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यानी ये क्या है? तो हीलियम अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखकर भी अस्थायी है, तो ये क्वेश्चन गलत है टेक्निकली। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इनर्ट गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अपवाद में है कौन? तो सही है केवल एक, सही केवल एक। अरे बात मत करिए दोस्त, 50 क्वेश्चन बोले 50 का 50 याद रहना जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा तो क्लास में 50 का 50 क्वेश्चन याद हो जाएगा और 6 महीने पर इतना पकड़ हो जाएगा साइंस में कि आप खुद अपना डेली टेस्ट चलाइएगा। 17 नंबर पटना से बाहर चलाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल
जटिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा आणविक भार वाला। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आणविक भार 2000 एमयू है। आणविक भार कितना है? निश्चित तौर पर वो एक जटिल है, कॉम्प्लेक्स। तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण जंतु पौधा दोनों में होता है, परे भी होंगी। हार्मोन का कार्य संतुलित विकास को उत्प्रेरित करना। बिल्कुल, शरीर का संतुलित विकास हो इसके लिए हार्मोन का उचित मात्रा में शरीर में रहना बहुत जरूरी है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन केवल पौधा में बनता है। गलत। ग्रोथ हार्मोन मानव के शरीर में बनता है। अब मानव के शरीर में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। तो वृद्धि हार्मोन पौधे में भी बनते हैं जिसको ऑक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मानव के शरीर में वृद्धि हार्मोन का नाम ही है वृद्धि हार्मोन, शॉर्ट में से जीएच कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। मानव शरीर का ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। 1 केजी तथा 16 केजी द्रव्यमान के दो वस्तु की गतिज ऊर्जा का परिमाण समान है। मान लेते 1 केजी वाला का वेग कितना है और 2 केजी वाला का बोलिए का। अब दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है? तो रैखिक शब्द लीनियर मोमेंटम जो P बराबर mv होता है, इसका अनुपात क्या होगा? तो 1 केजी वाला का गति v1 मान लीजिए, 16 केजी वाला का v2 बिना माने हुए प्रश्न बनेगा, लेकिन आप समझे बेहतर तरीके से, इसलिए हम लिखिए। अब दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है? तो 1/2 m की जगह कितना गुना v1 स्क्वायर बराबर 1/2 गुना 16 v2 स्क्वायर होगा। या ये बराबर कर सकते हैं। दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। 1 केजी और 16 केजी वाला का गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। क्लियर हो गया जी? 1/2 कट गया तो v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर अनुपात v2 स्क्वायर बराबर 16/1 होगा। मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं जी। अब v1 अनुपात v2 बराबर हो जाएगा 4/1, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। यानी v1 का मान कितना निकला? अब v2 का मान, v1 है किसका वेग? 1 केजी वाला का, v2 2 के 16 केजी वाला का, है कि ना है? अब दोनों का किसका अनुपात निकलना है? v1 कितना निकला? v2 1। अब किसका अनुपात निकलना? संवेग का। संवेग mv, v1 का m कितना है? 1। v1 का m कितना है? 1। और v2 का m कितना है? 16। v2 का m कितना है? v2 का m कितना है? 16। v2 बराबर 1, यानी mv 1 केजी 16 केजी तो हो गया 4/16, यानी 1/4, 1/4। ये है एम भी अनुपात एम भी। नहीं समझे? नहीं समझे तो छापिए ना, घर पर जाकर तुरंत समझ में आएगा। छापिए पहले कुछ क्वेश्चन है ना, जैसे घर के चौखट पर जाइएगा आपको समझ में आ जाएगा। सही बोलते हैं ना? जैसे परीक्षा में हर रास्ता क्वेश्चन आपको एकदम सही बनाया, जैसे पेट पर बैठिएगा गलत था, हर रास्ता सही था। 82 एकदम ऑटो में बैठे तब 82, फिर ऑटो में बैठकर हाथ पर आई चाय पिए तब भी 82। जैसे घर गया पहले तो 80 होगा, फिर सुबह तक 75 होगा, 2 दिन के बाद क्वेश्चन आउट था। ये वाला स्थिति आपको होता है ना? लेकिन दोस्तों ये वाला स्थिति उसके साथ होता है जो डेली टेस्ट नहीं दिया करते हैं। आप बनाइए, इसको छापिए। हो गया। एक सरल लोलक सिंपल पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर, एक सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर लोलक के परिवर्तित आवर्तकाल और मूल आवर्तकाल का अनुपात होगा। तो एक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल t बराबर होता है 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम यही है, सिंपल पेंडुलम का L यानी लंबाई। तो सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g। इसको याद रखिए, ये निकलता है कैलकुलस मेथड से। यानी सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल समझते हैं ना? जैसे ये सिंपल पेंडुलम तो ये आगे पीछे गति करेगा ना। तो सिंपल पेंडुलम यहां से यहां है, यहां से तो हम कहेंगे कि एक दोलन या एक कंपन पूरा हो गया। मध्य बिंदु से अंतिम बिंदु, एक अंतिम बिंदु से दूसरा अंतिम बिंदु, दूसरा अंतिम बिंदु से पुनः मध्य बिंदु तक जब पेंडुलम दूरी पूरा कर लेगा तो इसका मतलब है पेंडुलम एक दोलन या एक कंपन पूरा कर चुका है। एक दोलन या एक कंपन में लगा समय को कहते हैं दोस्तों क्या? आवर्तकाल। एक दोलन या एक कंपन में लगा समय क्या है? आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L/, जो L ये लंबाई है सरल लोलक का, G और पाई के बारे में तो आपको पता नहीं है, यानी आवर्तकाल √L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आवर्तकाल √L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सिर्फ बदलाव आया है किसमें? तो 2π, G तो प्रभावित हो नहीं रहा है,
तो अगर मान लीजिए कि L बराबर 1 है तो T बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? 1 का। इसको क्या कर दिया है? 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना? √2 का। तो परिवर्तित आवर्तकाल कितना? √2, बाकी चीज कांस्टेंट है। अब पहले वाला 1, तो परिवर्तित और पहले का अनुपात हो जाएगा √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर मृदा में लगातार कैल्शियम सुपर फॉस्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो मृदा का पीएच बढ़ जाए। समझिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट कैल्शियम सुपर फॉस्फेट उर्वरक की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। और मृदा में अगर क्षारीय पदार्थ को बार बार मिलाएगा तो पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी उर्वरक हैं सबकी जो प्रकृति है वो क्या है? और बार बार अगर हम उर्वरकों का रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं, जैसे यूरिया, जैसे डीएपी, सुपर फॉस्फेट, ये सब उर्वरक की प्रकृति क्षारीय होती है। इसको मिट्टी में मिलाने से इसका पीएच मान बढ़ेगा, और बढ़ेगा मतलब 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। कालाजार रोग उत्पन्न करने वाला लिस्वेनिया किस विधि से अलैंगिक जनन करते हैं? द्विखंड। जैसे कि ये मान लीजिए लिस्वेनिया दोनों में तो द्विखंड में क्या होता है कि सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? बड़ा होगा। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस जो है वो 2 भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित होने लगेगा। अब फिर क्या होगा कि झिल्ली जो है दोनों न्यूक्लियस को क्या कर लेगा? घेर लेगा। दोनों न्यूक्लियस को क्या कर लेगा? अब फिर जो है ये बीच से क्या हो जाएगा? टूट करके 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही है द्विखंडन। इसको कहते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन। तो कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्वेनिया, इसका पूरा नाम है लिस्वेनिया डोनोवेनी। ये अलैंगिक जनन ही करते हैं। किस विधि से करते हैं? द्विखंडन। और द्विखंडन में कैसे द्विखंडन होता है देख लीजिए जी। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन के विषय में सही कथन को। इंसुलिन हार्मोन के विषय में सही कथन को। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है। गलत। मानव के पेनक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल में क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। मानव के शरीर में इंसुलिन बनता है, पहले कथन गलत। इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। बिल्कुल नहीं। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो किससे बना है? या प्रोटीन से। पेनक्रियाज, मानव शरीर के पेनक्रियाज में जितना भी हार्मोन बनता है सब हार्मोन किससे बना है? प्रोटीन का बना। मानव के पीयूष ग्रंथि, मानव के पीयूष ग्रंथि, मानव के अग्न्याशय ग्रंथि का सारा हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने हार्मोन को पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से निकला ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन से बना है, वो पेप्टाइड हार्मोन कहला सकता है। तो 2 ग्रंथि है जिसके हार्मोन केवल और केवल किसके बने हैं? प्रोटीन का। और वो 2 ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि और पेनक्रियाज। ये भी क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन निर्मित हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। सही है। इंसुलिन एक एस्टेरॉइड हार्मोन है। नहीं, एस्टेरॉइड को क्या मतलब? बसा। एस्टेरॉइड मतलब बसा। एस्टेरोल और एस्टेरॉइड दोनों विशेष प्रकार का बसा है। एस्टेरॉइड हार्मोन कौन से निकलता है? जनन ग्रंथि से। जैसे ओवरी से निकलने वाला हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है? एस्टेरॉइड। मेल बॉडी का टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन की प्रकृति क्या होती है? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड एक प्रकार का बसा है। आपसे पूछेगा जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की प्रकृति क्या होती है? एस्टेरॉइड। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कहलाती है? ओम का नियम है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। समानुपातिक संबंध को बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगता है, और कांस्टेंट है कौन? R V बराबर IR। और ये तब जब टेम्परेचर क्या बना रहे? ओम के नियम में कांस्टेंट क्या रहता है? टेम्परेचर। अगर किसी विद्युत तार का टेम्परेचर नियत है तो उस तार के दोनों सिरे का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। भी समानुपाती I।
और आप ये जानते होंगे समानुपातिक संबंध को बनाने के लिए कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है, और कांस्टेंट यहाँ पर कौन लगता है? आर, जो कि प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, V बराबर आई आर, किसके नियम से निकलता है? तो ये तो सही है, ये भी, और V आई को इस साइड लगे तो V आई बराबर, और आर ओम के नियम में क्या है? कांस्टेंट ही है, तो ये भी, तो बी सही है, डी सही है, सी सही है, गलत कौन होगा? आई बटे आर संभव ही नहीं है, ये गलत है। क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? लगभग pH 7 वाला उदासीन जल वायु मिश्रित होने पर हल्का सा अम्लीय हो जाता, क्यों? लगभग pH 7 वाला उदासीन जल वायु मिश्रित होने पर हल्का सा अम्लीय हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसका कारण है कि जल में हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घुल जाना, और जल में जब हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलता है, जल में हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो बनता है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। यही अम्ल सोडा पेय पदार्थ में रहता है, और अम्ल बनेगा तो pH मान में थोड़ी सी कमी आएगी। तो वायु मिश्रित जब होता है हवा में, तो उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील गैस है, उसकी कुछ मात्रा जल में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक, और कार्बोनिक अम्ल बनने के कारण ही उस जल की प्रकृति थोड़ी सी क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या होगा आंसर? खाना बनाते समय यदि बर्तन का तली बाहर से काली हो रही, जिसका मतलब ईंधन पूरी तरह से, और जब ईंधन पूरी तरह से नहीं चला तो उसका लौ का रंग कैसा होगा? पीला। बात समझे? ईंधन पूरी तरह से जलेगा तो लौ का रंग होगा नीला, और ईंधन पूरी तरह से जल रहा है तो मतलब ईंधन के ज्वाला में कार्बन का कोई अंश, और ईंधन अगर पूरी तरह से नहीं जल रहा तो मतलब उसके लौ में कार्बन के कुछ अंश मौजूद है, और कार्बन के वही कुछ अंश आपके बर्तन के तली को क्या कर रहा है? काला कर रहा है। तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऐसे ईंधन जो पूरी तरह से नहीं जलते उसके फ्लेम का रंग पीला होता है, पूरी तरह से जलने वाले ईंधन के फ्लेम का रंग नीला होता है। बात समझे? जैसे एलपीजी का लो कैसा होता है? नीला। और एलपीजी पर खाना बनाते समय बर्तन काला होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 3 रुपया प्रति यूनिट के दर से रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक चलाने के खर्च ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? खर्च ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो 1 यूनिट कितना रुपया में है? यूनिट किसको कहते हैं? यूनिट किसको कहते हैं? किलोवाट घंटा को कहते हैं। यूनिट किसको कहते हैं? किलोवाट घंटा को यूनिट किसको कहते हैं? किलोवाट। तो सबसे पहले आपको किलोवाट घंटा निकालना पड़ेगा। वाट दिया हुआ है कितना, घंटा कितना, कितना दिन, तो टोटल कितना घंटा? 8 गुना, और ये निकलेगा आपको वाट घंटा, और वाट घंटा को 1000 से भागा कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा किलोवाट। वाट घंटा को 1000 से भागा देने पर हमें प्राप्त होता है किलोवाट घंटा। तो वाट घंटा बना दिए जी। वाट कितना है? 400, घंटा कितना है? तो चूंकि 30 दिन तक लगातार चला है तो टोटल घंटा 8 गुना। आइए गुना को करिएगा, क्या निकलेगा? वाट घंटा 1000 से भागा कर दीजिएगा तो 3 जीरो खलास, 8 चौके 32 दिया 96, तो टोटल कितना यूनिट हो गया? एक यूनिट का दाम कितना? तो 96 यूनिट का। देखिए सवाल कितना आसान से बना। ये सब सवाल में कुछ नहीं है, आपसे नहीं बनता है इसीलिए कि आप बनाते नहीं। चलिए, आलोक कुमार तो पूरा सोल्व ही कर दिया। करें रेलवे लेवल का, ये सब लेवल रेलवे ये लेवल है क्या? झूठों का यही रेलवे लिखेंगे तो आप टेट दीजिए। ये सारा लेवल है, सैलरीज लेवल क्या? हर जगह सेट होगा। झूठ मूठ के रेलवे के नाम पर विद्यार्थी को भड़काया जाता है। प्रकृति में धातु पाए जाते हैं किस रूप में? स्वतंत्र अवस्था में भी, और जैसे सोना चांदी के बारे में पढ़े थे ना, वो अभिक्रियाशील नहीं होने कारण, वही एल्युमिनियम लोहा, लोहा है हेमाटाइट के रूप में लोहा है, एल्युमिनियम है बॉक्साइट के रूप में एल्युमिनियम है। तो जो धातु है जो बहुत कम अभिक्रियाशील है वो मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में, और जो अभिक्रियाशील है वो यौगिक के रूप में है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा?
आहार श्रृंखला में पहले शुरू कहां से होगा? उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधा, या इसके बदले आप बोल सकते हैं क्या? उत्पादक के बाद कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कौन होते हैं? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक उपभोक्ता, और ये सब के सब क्या है? मांसा। तो एक प्राथमिक उपभोक्ता के बाद सब होते हैं मांसाहारी। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला की शुरुआत मुख्य रूप से कहां से होती है? उत्पादक की भूमिका कौन निभाते हैं? उस पेड़ पौधे को जो खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा और हमेशा क्या होगा? शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा, द्वितीय को जो खाएगा, तृतीय को जो खाएगा, चतुर्थ होगा। यानी कि आहार श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं पर समाप्त हो जाता है। तो घास मछली खाएगा, मछली बकरी खाएगा, बकरी घूमने बढ़ेगा। गेहूं घास खाएगा, बकरी घास खाएगा, मानव बकरी खाएगा। यस, बकरी खाने का मतलब है मटन खाने का। या आगे है लगभग बिहार में तो 90% मांसाहारी है ना, शाकाहारी अपवाद है। आइए 30 नंबर पाइए। तो शाकाहारी समझिए अपवाद है। परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस परमाणु संख्या Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर, देखिए परमाणु संख्या को Z में इंडिकेट करते द्रव्यमान संख्या को, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा? Z के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने होते हैं परमाणु में जितने, प्रोटॉन उतने होते हैं जितना परमाणु। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी क्या? Z। हमको लगा न्यूट्रॉन पूछेगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा A माइनस Z। अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो A माइनस Z। ऐसा क्यों, आप समझ रहे हैं? सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, एक अकेला परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 या परमाणु पर उपस्थित आवेश के, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 0। सोडियम प्लस का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? क्लोरीन माइनस का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन माइनस माइनस का परमाणु संख्या, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 0, एल्युमिनियम प्लस 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 का, सॉरी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होगा? तो अकेला परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0 या परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होते। अकेला परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 या परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होते। ए एक्स जीरो है। ए का मतलब है ऑटो। तो मानव में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है? मानव के कोशिका में क्रोमोसोम 23 जोड़ा में मेल और फीमेल का 22 जोड़ा क्रोमोसोम बिल्कुल क्या होता है? जैसे मेल का ऑटोसोम प्लस एक्स वाई और फीमेल का ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। तो मानव के कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र में 22 जोड़ा गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों के बराबर होते हैं, एक जैसे। और इस 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम, जिसको लिखते हैं ए, क्योंकि ये जोड़े बनाते हैं इसलिए। 28वां जोड़ा एक्स वाई होगा तो एक्स एक्स होगा, तो 28वां जोड़ा में अगर केवल एक्स रहे, दूसरा रहे ही नहीं, दूसरा जगह 0 दे दिया है, तो इस स्थिति को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम वाला बॉडी क्या होगा? फीमेल ही होगा, लेकिन उसमें प्रजनन तंत्र का अभाव होगा। प्रजनन तंत्र का अभाव होगा, तो प्रजनन तंत्र का अभाव होगा, क्या होगा? और समझ में आता, अगर 23 में जोड़ी गुणसूत्र में केवल एक क्रोमोसोम एक्स रहे, दूसरा क्रोमोसोम रहे ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में फीमेल बॉडी तो बनेगा, लेकिन उसमें प्रजनन तंत्र पूरी तरह से नहीं होगा। 50 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 300 केजी द्रव्यमान वाले एक नाव से 3 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से कूदता है। नाव इस वेग से पीछे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। ये प्रश्न बनेगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर। तो संवेग संरक्षण नियम कहता है कि जितना संवेग नाव को प्राप्त होगा विपरीत दिशा में, उतना ही संवेग किसको प्राप्त होगा?
संवेग की बराबर। ये सवाल संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित और संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार नौ में जितना संवेग होगा विपरीत दिशा में उतना ही संवेग किसका होगा? व्यक्ति का। नौ और व्यक्ति का संवेग दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। तो नौ का संवेग बराबर नौ का द्रव्यमान गुना नौ का वेग। व्यक्ति का संवेग बराबर व्यक्ति का द्रव्यमान गुना व्यक्ति का वेग। तो व्यक्ति का संवेग बराबर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 50 kg। और व्यक्ति किस वेग से कूदा है? इतना ही संवेग किसका होगा? नौ का वेग कितना है? लेकिन नौ का भी आपको मालूम नहीं है, तो भी लिख दीजिए। तो भी बराबर हो जाएगा 150 बटे 300 यानी 1 बटे 2 यानी 0.5 मीटर। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी √2g जहां आर है पृथ्वी की। अब बताइए कि वस्तु कोई भी हो उसके लिए पृथ्वी की त्रिज्या समान ही रहेगा, उसके लिए जी का मान समान ही रहेगा। तो पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान एक ही समान होगा। तो समान चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, क्योंकि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, पलायन वेग का मान जी के मान और पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को पलायन करने के लिए कितना वेग चाहिए? 1 ग्राम की वस्तु को पलायन कराना है उसको भी इसी वेग से फेंकना होगा, और 1 क्विंटल की वस्तु को पलायन कराना है उसे भी इसी वेग से फेंकना होगा। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग समान होगा चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही। सर्वप्रथम उत्परिवर्तन राष्ट्र, ये राष्ट्र वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो, ये शब्द है राष्ट्र की जगह थोड़ी दोस्तों शब्द लिखिए। क्या हुआ सो रहे हैं कैसे ऑफिस में ड्यूटी होगा 8 घंटे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्र की जगह शब्द सर्वप्रथम उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन शब्द का उपयोग हुगो डिब्रीज ने किया था। बिल्कुल सही है। उत्परिवर्तन का नियम ही हुगो डिब्रीज ने दिया। उत्परिवर्तन का नियम ही हुगो डिब्रीज ने दिया। उत्परिवर्तन केवल जनकायिक कोशिका में उत्पन्न होते हैं। देखिए एक जंतु में जितना कोशिका है ना उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जनन कोशिका और दूसरा जो कोशिका जनन में भाग लिया वो, जो कोशिका जनन कोशिका अतिरिक्त सारा कोशिका, जैसे स्पर्म सेल गाय की कोशिका नहीं है, ये कैसा कोशिका है? ओवा सेल कैसा कोशिका है? पौधे में पोलेन कोशिका, पोलेन ग्रेन कोशिका कैसा कोशिका है? तो सजीव में जितना कोशिका है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। जनन कोशिका वो जो जनन में भाग लेता है। जनन कोशिका के अतिरिक्त अन्य सारा कोशिका क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका हो जाएगा। सारा कोशिका क्या हो जाएगा? तो कायिक कोशिका क्या समझ गए? तो उत्परिवर्तन केवल कायिक कोशिका में होते हैं, नहीं उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कथन गलत है, पहला सही। एक तत्व में एम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एम से पहले के एल और एम। किसी परमाणु का पहला सेल दूसरा तीसरा एम। अब करें कि एम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि एल और के पुल है, क्योंकि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है कि एक कक्षा जब इलेक्ट्रॉन से भरते हैं तब इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करना शुरू करते हैं। तो के सेल और एल सेल इलेक्ट्रॉन से फुल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किसमें है? एम में। और के सेल फुल होगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? और 11 इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन? क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही। तीसरा अभिजीव कहते हैं इसको डिफ्यूजन। विसरण की क्रिया में गैस द्रव तथा विलय का प्रभाव अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। अधिक सांद्रता मतलब जिधर गाढ़ापन अधिक है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते रहते हैं बिना कोई ऊर्जा खर्च किए, और तब तक जाते रहते हैं जब तक सांद्रताएं एक समान ना हो जाए। सांद्रता एक समान ना हो जाए। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? एस क्लेरेन कायमो, एस क्लेरेन। जितने भी रेशे हैं, चाहे पटुआ हो चाहे नारियल के रेशे हो, सब कौन ऊतक है? दृढ़ ऊतक।
अब वायुतक उत्तक किस पौधे में पाए जाते हैं? जलीय पौधा। वायुतक उत्तक किस पौधा में? और यह उत्तक का काम है तैरने में मदद करना। तैरने में जलीय पौधे को तैरने में मदद करने वाला उत्तक है वायुतक। वायुतक को अंग्रेजी में एरेनकाइमा कहते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वनस्पति तेल का मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त तेल, जैसे सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सब वनस्पति तेल है। वनस्पति तेल यानी पेड़ पौधों से प्राप्त तेल। वनस्पति तेल को 473 केल्विन गर्म करके निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यह बदल जाता है वनस्पति घी में। और इस प्रक्रिया में तेल का असंतृप्त वसा असंतृप्त वसा कन्वर्ट हो जाता है किस वसा में? संतृप्त वसा में कन्वर्ट हो जाता है किस वसा में? संतृप्त वसा में। जब वनस्पति तेल को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन गर्म करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो तेल बदल जाता है किसमें? घी में। और इस प्रक्रिया में असंतृप्त वसा कन्वर्ट हो जाता है संतृप्त वसा में। और संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, उत्तल लेंस है। और सवाल बनाने से पहले अब याद रखिए, इधर की दूरी और इधर की दूरी माइनस में मापी जाती है। क्यों मापी जाती है? नियम यही है, इसीलिए मापी जाती है। अब वस्तु इसी तरफ रहता है, इस तरफ वस्तु रखने का नियम नहीं है, तो वस्तु की दूरी कितना है? अब वस्तु की दूरी को यू में डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी को किसमें डिनोट करते हैं? यू में। तो यू बराबर होगा -30। तो इधर की दूरी लेंस से उतनी ही दूर पर, यानी 30 सेंटीमीटर दूर पर वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं। भी बराबर कितना? उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड, काल्पनिक प्रतिबिंब इस साइड बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, इस साइड की दूरी। तो भी बराबर, अब क्या निकालने के लिए? तो अब लेंस सूत्र याद है, 1/v - 1/u बराबर 1/v का मान कितना है? u का मान माइनस माइनस प्लस। तो 30 हो जाएगा 2/30 यानी 1/15 यानी f बराबर 15 सेंटी। उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है। आंसर धनात्मक में निकला है, सवाल सही है इसका मतलब। क्लियर? कोई पंप 100 केजी पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे। अब कार्य हो रहा है कहां ले जाने के लिए? ऊंचाई पर ले जाने के लिए। और जब कोई वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते समय कार्य करते हैं तो वो सारा कार्य वस्तु में संचित हो जाता है किस रूप में? तो यहां कार्य किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर उठाने में किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। या पानी को भी ऊपर ले जाना है ना, तो जितना भी कार्य होगा वो पानी में स्टोर होगा किसमें? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मान mg h बाय टाइम, जी का मान 10 ले लीजिए। तो m का मान कितना है? 100 kg। जी का मान 10 ले लीजिए। जी का मान कितना ले लीजिए? h का मान कितना है? 18। t का मान कितना है? 10 कट गया यानी 1800 वाट। 1800 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? भागा करना पड़ेगा। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा करना पड़ेगा। अब कहिएगा आंसर वाटे में निकलेगा। यस, कार्य का एसआई मात्रक लिए है, समय का एसआई मात्रक लिए है, तो शक्ति भी एसआई मात्रक में ही निकलेगा। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। निम्न में कौन रेडियो एक्टिव तत्व का उदाहरण नहीं है? जर्कोनियम। जर्कोनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। दुधारू गाय में मिल्क फीवर रोग का कारण है कैल्शियम की कमी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना या धारण करना। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है? ऊर्ध्वपातन, ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना और गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलना, दोनों ही ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन अवस्था परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन
खाना पकना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है। एक पत्थर को किसी मकान की छत से, एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो जमीन पर गिरने में कितना समय लगा? और ऊपर से नीचे गिरने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कौन करेगा, किन करेगा? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 लीजिए, यहाँ 10 ही लेना पड़ेगा दोस्तों। और ऊपर से नीचे गिराते समय प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0। अब आपसे पूछ रहा ऊंचाई क्या होगा? तो h बराबर यूटी माइनस हाफ जी, सॉरी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे गिरने वाली वस्तु पर जी त्वरण के रूप में कौन करता है और ऊपर वाले पर मंदन के रूप में। अब यू का मान 0 है तो यूटी भी क्या हो जाएगा? जी का मान 10 और टी 4 चौके 16, 2 16 5 80 मीटर। दोस्तों आपको बता देते हैं कि जब जी का मान प्रश्न में दिया हुआ है 10 लेने का तभी लेना है, नहीं तो जी का मान कितना लेना है? इस सवाल में भूल हुई है कि जी का मान दिया हुआ नहीं है 10 लेने का, इसलिए 10 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जी का मान सवाल में नहीं दिया हुआ तो 10 लेना लेना है कितना? अगर जी का मान 10 लेने के लिए बोल रहा है प्रश्न में तभी हम लेंगे जी का मान 10। परम शून्यताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं परम शून्य। परम शून्यताप पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। जब आयतन शून्य हो गया इसका मतलब गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं तो चाल शून्य। कवकनोशी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। कॉपर सल्फेट का उपयोग शैवाल नोशी के रूप में होता है, शैवाल नोशी। मिस्टेक से कॉपर सल्फेट मारे हैं तो कॉपर सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट शैवाल नोशी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्याज, प्याज एक प्रकार का क्या है? तनो है, प्याज तनो है। अब फल जिसका विकास फूलों से हुआ है वो है फल। अब भिंडी फूले से विकसित होता है। निम्न में कौन सा ताप बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ती है? ताप बढ़ने से ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल घटता, किसी भी माध्यम का ताप बढ़ेगा उस माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ेगा। द्रव माध्यम में ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। हर माध्यम में ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, सही है। केवल ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन करे, किसी भी माध्यम में अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, चाहे माध्यम ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। और बनाइए नहीं, घर सबका जगह पर है। और बनाइए नहीं, आराम से निकलिए, सबका घर वहीं पर है और पटना में है, दियारा क्षेत्र में।